हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोग को सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को सी एस वर्ल्ड पे सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने एम सी क्यूज़ भी करवा रखे हैं, तो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे एमसीक्यूज़ अटेंड करना है, किसका क्या आंसर हो सकता है। कोई टॉपिक हमें पहले समझ में आया हो लेकिन अभी ध्यान नहीं हो तो एमसीक्यूज़ में कवर्ड हो जाता है। आज भी मैं कंपनीज एक्ट 2013 के जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, टॉप 50 एमसीक्यूज़ लाई हूँ। उसके मैंने कई सारे पार्ट्स बनाए हैं। तो आज हम लोग अपना पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। The term company is defined under which section of the Act? Section 2 subsection 11, Section 2 subsection 20, Section 2 subsection 40 या Section 2 subsection 30? तो आंसर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। यहाँ पे मुझे 50 क्वेश्चंस कराने तो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है और आंसर खुद लगा के देखने हैं। करेक्ट है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो कहाँ कमी रह गई उस टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि पेपर बहुत ही पास में 3 to 4 डेज़ ही रह गए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू। प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी किसकी है? कंपनी की खुद की, शेयर होल्डर की, मेंबर की या प्रमोटर की? तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग है। तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी? कंपनी की ही होगी। नेक्स्ट, विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफ़र। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे हमारा आंसर है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र नहीं होते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको फिलफिल करने के बाद ही ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 1, 2, 5 या 7? तो यहाँ पे हमारा आंसर है पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 जने होने चाहिए जो कि सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम होते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 1, 2, 3 या 6? तो हमारा आंसर है 2। प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, याद रख लेना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 होंगे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 50, 100, 150 या 200? तो हमारा आंसर है 200। लेकिन 200 में एम्प्लॉयज़ और हमारे जो पास्ट एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। याद रखना, मैक्सिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं इंक्लूड होती, एम्प्लॉयज़ और पास्ट एम्प्लॉय। और कुछ अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, लाइक 4 दोस्त हैं, चारों ने मिलके जॉइंट कैपिटल लगा रखी है, तो उनको एक ही माना जाएगा, उनको 4 नहीं माना जाएगा। तो जॉइंट शेयर होल्डर कैन बी काउंटेड एज 1, प्लस एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ को नहीं काउंट किया जाता। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 0, अनलिमिटेड, 50 या 100? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है अनलिमिटेड, क्योंकि पब्लिक कंपनी है यार, पब्लिक है तो पब्लिक तो कितनी भी हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? अनलिमिटेड। नेक्स्ट, हाउ मैनी मंथ्स डिड अ कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स बिजनेस। कंपनी अपना बिजनेस का कितना कंटिन्यू कर सकती है? 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने या नो टेन्योर एज प्रिस्क्राइब, मतलब अनलिमिटेड लाइफ। बिल्कुल सही है, अनलिमिटेड लाइफ है, बिकॉज कंपनी है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना ये मरता है, ना मेंबर्स के आने से जाने से इसकी लाइफ ख़त्म होती है। तो कंपनी की लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है। आप सब खुद देखो, रिलायंस, टाटा कितने टाइम से चल रही है। तो नो टेन्योर एज प्रिस्क्राइब, अनलिमिटेड लाइफ। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव विद इन डैश डे। कितने दिन में अगर हम लोग कोई शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स इशू करने के बाद 90% हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है वो कितने दिन में फुलफिल होना चाहिए? 20 डेज़, 25 डेज़, 30 डेज़ या 35 डेज़?
तो हमारा आंसर है 30 डेज ओनली रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए, कहने का मतलब ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के लिए 30 डेज़ है। आज रिलायंस अगर कोई शेयर्स निकाल रहा है तो 90% सब्सक्रिप्शन उसका 30 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन 90% से ये मतलब नहीं है कि वो शेयर सब्सक्राइब हो गए तो हम शेयर अलॉट भी कर दें, क्योंकि शेयर अलॉट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो वो सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अलॉटमेंट के लिए 30 दिन नहीं है, रिसीव करने के लिए 30 दिन है, लेकिन शेयर अलॉट करने के लिए टाइम लग सकता है, इट्स मे बी 2 to 3 months। If minimum subscription is not received, application money shall be refunded within dash day। अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वैसे क्या होता है आजकल कंपनीज क्या करती है, अंडर रिटर्न करा देती है। तो 90% अगर नहीं आता तो क्या होगा, कितने दिन में आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, 20 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़ और 10 डेज़। आपने सुना ही होगा कि पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो कितने दिन में, 15 दिन में। जैसे ही इशू क्लोज होगा, उस क्लोज होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे वापस पब्लिक को, अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और वैसे भी ज़्यादातर कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड। एक सेकेंड, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर ये होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटेड बाय शेयर हो, वो अनलिमिटेड भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है और उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो जाएं तो उसको कंपनीज एक्ट या किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बनाया था कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में मोर देन इतने परसेंट हो जाते हैं, मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ, अगर मोर देन 100% हो जाते हैं तो वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है किसी भी कंपनीज एक्ट में या फिर किसी दूसरे एक्ट में। अगर नहीं कराते तो वो इलीगल माना जाएगा। एज पर द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट पहले तो क्या थी, 10 या 20 थी, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से थी। अभी आंसर क्वेश्चन क्या है, 2013 के हिसाब से, 2013 के हिसाब से 100 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब पार्टनर्स हो जाएंगे, तो आपको किसी ना किसी के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, वरना वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। मिनिमम पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। देखो पहले है ना था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। दोनों का प्रिस्क्राइब था, उतना पैसा लगाओगे तभी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, वरना नहीं। पर अभी एक सेक्शन स्टार्ट हुआ है, सेक्शन 9, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अमेंडमेंट में कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। लेकिन एक बोल दिया जाता है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो कि बहुत कम ऐसा बिजनेस होगा जहाँ पे फ़ंड की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो फ़ंड की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं है। पहले 1 लाख था। मिनिमम पेड अप कैपिटल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो मैंने अभी बताया कि दोनों में से हट गई है, तो यहाँ से भी हट गई है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो पब्लिक कंपनी में होते हैं 3, कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे तभी कंपनी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे होते हैं 2, प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक के केस में 3। याद रख लेना, प्राइवेट के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 और मेंबर्स भी देखो 2 ही है, ठीक है। पब्लिक के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, ये था प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पे हो गया डायरेक्टर और ये हो गया मेंबर। मेंबर मिनिमम 2 और डायरेक्टर भी मिनिमम 2। पब्लिक के केस में मेंबर मिनिमम 7 और डायरेक्टर 3, याद रख लेना।
ठीक है, ये चार्ट आप लोग को याद रहेगा। ये हो गया प्राइवेट हमारा और ये हो गया पब्लिक। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, याद हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मेंबर्स मिनिमम 2 और यहाँ पे 7। नेक्स्ट, एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम कितने साल तक मतलब कि डायरेक्टर की कितनी एज हो जाए उसके बाद वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो 65, 70, 75 और 80 ईयर्स। तो 70 ईयर्स तक आप पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स बन सकते हो, उसके बाद आपको रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। वैसे उसके बाद हमारा माइंड भी इतना काम नहीं करता कि हम लोग काम कर सकें। एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स या नो लिमिट। तो दोनों में ही 70 ईयर्स है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट कंपनी के लिए आपका दिमाग काम करेगा और पब्लिक कंपनी के लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंपनी नेशनैलिटीज़ डिसाइडेड। कंपनी किस नेशन की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, चाइना की है, किस नेशन की है, वो कैसे डिसाइड होगा? कौन? डिसाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट आर कैप्ड या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, वहीं पे उसकी नेशनलिटी डिसाइड होगी। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यूएसए में है तो वो कंपनी यूएसए की मानी जाएगी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की मानी जाएगी। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ़ कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। अगर गारंटी वाली कंपनी है, मतलब मेंबर्स ने गारंटी दे रखी कि कंपनी बंद होएगी तो हम इतने पैसे की भरपाई करेंगे, मतलब गारंटी देते हैं कि हम इतने इतने पैसे देंगे। तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, गारंटी अमाउंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है गारंटी अमाउंट। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ़ कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, गारंटी अमाउंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक हमारी लायबिलिटी थी क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब अगर शेयर 10 रुपये का है, ठीक है, शेयर की प्राइस 10 रुपये की है, अगर हमने ऑलरेडी पेड कर दिया 6 रुपये तो हमारी लायबिलिटी कितने की बनेगी? लायबिलिटी अनपेड वाली बनेगी, लायबिलिटी बनेगी 4 की। ठीक है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, XYZ कंपनी कंडक्टेड ऑन AGM ऑन 1 सितंबर 2017। 2017 में उन्होंने AGM रखी। ऑन दैट डे ड्यू टू द फायर एक्सीडेंट इन द हॉल ऑल शेयर होल्डर्स डाइड। सारे के सारे शेयर होल्डर मर गए। विल द कंपनी विल बी इन एग्जिस्टेंस। क्या कंपनी भी मर गई? येस, नो, पार्टली येस, पार्टली नो। चेक करते हैं, नहीं, येस। ठीक है, विल द कंपनी विल बी एग्जिस्टेंस। कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है ना। एग्जिस्टेंस में इसलिए है क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग है। मेंबर आए, मेंबर्स में कम, में गो आउट, ठीक है, बट कंपनी गोज फॉर एवर। कंपनी की जो लाइफ होती है वो होती है अनलिमिटेड। कंपनीज ओनर्स आर शेयर होल्डर। कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के। सो द कंपनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू द शेयर होल्डर। इसलिए कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी कंपनी के शेयर होल्डर की होती है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन यस, नो, पार्टली यस, पार्टली नो। तो हमारा आंसर है नो। इसमें कौन सा पॉइंट लगेगा? सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग है। तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, कंपनी के मेंबर्स की नहीं होती, चाहे वो कंपनी के ओनर्स ही क्यों ना हो, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती उनकी। कंपनीज हैव अ फंडामेंटल राइट। क्या कंपनी को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं? जो राइट टू लिव, राइट टू मूव, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिखा रखे हैं वो राइट क्या कंपनी को भी मिलते हैं? ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स। तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलते हैं, जीते जाते इंसान को, कंपनीज को नहीं मिलते। नेक्स्ट, XYZ कंपनी शेयर्स आर टोटली हेल्ड बाय गवर्नमेंट। XY कंपनी है जिसके सारे के सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने ले रखे हैं। क्या कंपनी भी गवर्नमेंट है? द कंपनी विल बी गवर्नमेंट। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स।
बिल्कुल ट्रू है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स 51% और मोर शेयर्स अगर कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं तो वो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी है। इफ़ द कंपनी फेल टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, अगर कंपनी ने पैसा ले लिया लोगों से शेयर्स इशू करके और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कंपनी को वो पैसा चुकाना पड़ेगा वापस। तो अगर वो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड नहीं करती 130 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए कौन पर्सनली लायबल होगा? तो कंपनी क्या होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेके आने की कोशिश करती है 30 डेज़ में। अगर वो नहीं आता तो कंपनी को नेक्स्ट 15 डेज़ में पैसा रिफ़ंड करना पड़ता है पब्लिक को। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो कौन पर्सनली लायबल है? कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के शेयर होल्डर या नन ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियसली डायरेक्टर्स होंगे एज़ पर द सेबी गाइडलाइंस, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर संभाल रहे हैं, तो कंपनी के लिए लायबल भी कौन होंगे? डायरेक्टर्स ही होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन द कंपनी इज़, कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्रोहिबिटेड है या नन ऑफ दी अबव। अब इन लोगों ने कहीं नहीं बताया प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, तो आप इसको पब्लिक मान के चलोगे तो फ्रीली ट्रांसफरेबल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट में भी इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होते कि हम बोले कि हाँ रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो उसके भी शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, रेस्ट्रिक्टेड है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्रोहिबिटेड या नन ऑफ दी अबव। वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वहाँ पे वो लोग कभी भी ऐसा कोई मेंबर नहीं लाएंगे जिसकी वजह से उनकी लायबिलिटी बढ़ जाए, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होंगे। जनरली कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे लिमिटेड होती है, जर्नली लिमिटेड होती है। वैसे हो दोनों सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन जर्नली मतलब ज़्यादातर क्या होता है? लिमिटेड ही होती है। नेक्स्ट, कैन द पार्टनर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म, पार्टनर एंटर हो सकते हैं फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में? यस, नो, पार्टली यस, पार्टली नो। नहीं हो सकते क्योंकि फर्म थोड़ी एक लीगल एंटिटी है, फर्म थोड़ी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, फर्म थोड़ी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके साथ आप एंटर होंगे। तो पार्टनर्स के साथ फर्म एंटर नहीं हो सकती लाइब्रेरी के। पार्टनर्स तो एक नेचुरल पर्सन है लेकिन फर्म नहीं है। पार्टनर्स आर ऑफ द फर्म, पार्टनर फर्म की क्या होते हैं? ओनर होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, एजेंट होते हैं या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं। नेक्स्ट, XYZ प्राइवेट कंपनी हैज़ रिड्यूस टू अ सिंगल मेंबर, मतलब एक प्राइवेट कंपनी थी, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए उसमें, लेकिन वो रिड्यूस होकर एक ही हो गया। एंड कंटिन्यू बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, फिर भी वो बिजनेस कर रहे थे 6 महीने से ज़्यादा। कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी या नन ऑफ द। तो यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ़ मेंबर्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू 6 महीने तक बिजनेस करते हो, डायरेक्टर्स की एक कोशिश रहती है कि आप नंबर ऑफ़ मेंबर्स को बढ़ाओ 6 महीने में। अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। 6 महीने का टाइम होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी ऑडिट कंपलसरी है, ऑप्शनल है, सीजनल है या नन ऑफ दी अबव है। तो वहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की मतलब इतनी बड़ी बिजनेस नहीं होता कि आपको ऑडिटिंग कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी ऑडिट इज़ कंपलसरी, ऑप्शनल, सीजनल या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे अगर कंपनी है तो कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर संभालता है और बाकी सारा काम कौन करता है? मतलब काम तो करते हैं डायरेक्टर्स लेकिन मेन ओनर्स होते हैं। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए कंपनी की ऑडिटिंग कंपलसरी, याद रखना। नेक्स्ट, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, याद रखना, एक्स कंपनी इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ वाई कंपनी, विल एक्स एंड कंपनीज विल बी सेम। मतलब एक्स है कंपनी, उसने वाई कंपनी के शेयर्स ले रखे, क्या दोनों एक ही कंपनी? येस, नो, पार्टली येस,
पार्टली नो। तो नहीं, क्योंकि कंपनीज अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, और कंपनी का मेंबर एक्स है और कंपनी वाई है, तो इसीलिए दोनों कंपनी एक नहीं हो सकती। भले ही एक आर्टिफिशियल पर्सन ने दूसरे आर्टिफिशियल के शेयर्स क्यों ना ले रखे हों, लेकिन वो फिर भी अलग हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर है, एक्स जो है वो हमारा मेंबर है, और वाई क्या है, ओनर है। ठीक है, तो दोनों एक नहीं हो सकते। नेक्स्ट, एक्स इज़ अ डायरेक्टर ऑफ एक्स कंपनी एंड एक्स इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ वाई कंपनी। मतलब एक्स जो है वो एक्स कंपनी का भी डायरेक्टर है और वाई कंपनी का भी डायरेक्टर है। क्या बताओ, अब दोनों कंपनी सेम है, कॉमन डायरेक्टर है दो कंपनीज के, एक्स और वाई के। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि दो कंपनीज हैं, तो दोनों कंपनीज के डायरेक्टर भले सेम नहीं हो, कॉमन डायरेक्टर हो, लेकिन फिर भी कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट भी अलग है, दोनों कंपनी सेम नहीं है। ये यहाँ पे गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आप लोगों को कैच करने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है यही आप लोग गलत करके आ जाओगे और आप लोग के मार्क्स कटेंगे। तो आप लोग को ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए, जितने भी पीछे पास्ट मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो भी देखना। प्लस टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, CS वर्ल्ड के नेम से है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, डेली MCQs मिल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा MCQs आप करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। क्या कंपनी के मेंबर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स। यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है। पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन कंपनी जो है वो लीगल एंटिटी है, इसलिए कंपनी अपने मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जनरली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी आर रेगुलेटेड। कहाँ पे लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्टनरशिप डीड में, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखे होते हैं। नेक्स्ट, जनरली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड इन। कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है हमारा, वहाँ पे हम लोगों ने कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाया ही नहीं होता। नेक्स्ट, X is a director who has an experience of 20 years. On this basis, X company and take him as a director. मतलब उसके पास 20 साल का क्या था, एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको X कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। कैन द X कंपनी से द डायरेक्टर ऑफ X एक्सपीरियंस इस कंपनी एक्सपीरियंस? कंपनी का एक्सपीरियंस क्या डायरेक्टर का एक्सपीरियंस, दोनों बराबर हो जाएंगे? मतलब डायरेक्टर का जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो कंपनी का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा? येस, नो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, या नन ऑफ दी अबव। नो, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर सब अलग है, तो डायरेक्टर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑल्थो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा डायरेक्टर का, लेकिन फिर भी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। अ कंपनी इज नेम एज गवर्नमेंट कंपनी। एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनती है? इफ़ इट होल्ड डैश पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 30%, मोर देन 40%, मोर देन 50%, या नन ऑफ द अबव। तो मोर देन 40% अगर किसी कंपनी के शेयर गवर्नमेंट ने ले रखे हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। विच कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड टू ऐड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लगाती? देखो, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज लगाती हैं और लिमिटेड पब्लिक कंपनीज लगाती है। प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिफंड, या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आपको ना तो लिमिटेड लगाने की ज़रूरत है, ना प्राइवेट लिमिटेड लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी विच हैज़ नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे है बोथ ए एंड बी। ऐसी कंपनी जो पिछले 2 साल से कोई काम नहीं कर रही, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बना रही, 2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उस कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनी की लिस्ट में आ जाता है। खुद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इसको डलते हैं या हमको डलवाना पड़ता है।
नेक्स्ट, की कंसिडरेशन व्हेन प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? नंबर ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट 3 होने चाहिए। नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम एक्सक्लूड द वर्ड ऑफ प्राइवेट, क्योंकि देखो लास्ट में प्राइवेट कंपनी के लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर ये प्राइवेट हटा दूंगी तो वो लिमिटेड हो गई, मतलब लिमिटेड कंपनी हो गई। मेंबर्स कम से कम एटलीस्ट 7 होने चाहिए या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, सही है ना। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी हमारे 3 हो जाने चाहिए। वर्ड प्राइवेट हटा के सिर्फ लिमिटेड रहना चाहिए और मेंबर्स भी कम से कम 7 होने चाहिए, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डैश कन्वर्जन डैश प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं पब्लिक टू प्राइवेट। देखो आप लोग पहले प्राइवेट हो, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, पब्लिक जा रहे हो, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बड़े लेवल से छोटे लेवल पे जाते हो, अगर आज रिलायंस अपना सारा बिजनेस बंद करके छोटे लेवल पे काम करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पैसा जनता का लगा हुआ है, तो वो चुका रहा है या नहीं है वो सब देखना पड़ता है। नेक्स्ट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू एज पर सेबी गाइडलाइन, 20%, 25%, 30%, 40% या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 25%, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन मनी हमारे पास 25% होनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद हम लोग शेयर, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन होता है फिर अलॉटमेंट होता है, तो ये कम से कम 25% होना चाहिए, क्योंकि 25% कम से कम होगा तभी तो आप आगे अलॉट कर, मतलब होना चाहिए, एक सेबी गाइडलाइंस ने दे रखा है। नेक्स्ट, विद इन हाउ मैनी डेज प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड फाइल विद आरओसी। प्रोस्पेक्टस कब निकालते हैं? जब हम कोई मार्केट में शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी निकालते हैं। तो वो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कितने दिन में देना चाहिए? 30 डेज, 40 डेज, 20 डेज या 50 डेज। तो आंसर है 30 डेज। गाइज आप लोग देख रहे हो ज़्यादातर का आंसर है ना 30 डेज में ही आ रहा है। तो आप लोग को ये चीज़ें कैच करनी है, वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ तुक्का तो लगा सकते हैं। डैश परसेंट ऑफ शेयर शुड बी हेल्ड बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी टू बिकम अ सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए कितने परसेंट हमें शेयर लेने पड़ते हैं? मोर देन 50%, मोर देन 40%, मोर देन 30% या मोर देन 20%। तो सब्सिडरी में मोर देन 50% चलता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी अंडर सेक्शन may be imposed only if it is proved that the company's business has been carried on with a view to defraud the creditor। मतलब लाइबिलिटी किस सेक्शन में बता रखी है कि अगर कंपनी प्रूफ हो जाए, लाइक किंगफिशर है, किंगफिशर प्रूफ हो गई कि हाँ ये फ्रॉड करने के लिए बनी थी कंपनी, तो उसमें लाइबिलिटी उसके डायरेक्टर्स की हो जाती है। वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 338, 339, 542, 543। तो यहाँ पे हमारा 339 है, ये सेक्शन याद कर लेना। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, मतलब एनपीयू है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग कितने दिन का जाता है यहाँ पे? 14 डेज, 15 डेज, 21 डेज और 22 डेज। तो यहाँ पे जो हमारा नोटिस जाता है वो होता है 14 डेज़ का, ठीक है। वैसे जर्नली कंपनीज़ का नोटिस 21 डेज़ का जाता है जर्नल मीटिंग, लेकिन एक एनपीओ होता है जिसको छूट मिली होती है तो उसका 14 डेज़ का जाता है। तो आई होप गाइज आप लोग को 50 क्वेश्चंस में बड़ा मज़ा आया और बहुत समझ में भी आया। मैंने वही चीज़ें उठाई जो कि आप छोड़ दोगे और छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी लग रहा है या फर्जी है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ को अच्छे से देखो, समझो। मेरे चैनल पे अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।